हेलो नमस्कार, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो आज है 11 अप्रैल और आज हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को बिंदुवार देखेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज के क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है, सरकार का पालना स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, पालना स्कीम, स्कीम का नाम क्या है? पालना स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ठीक है, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। ठीक है, तो ये जो स्कीम है सरकार की, जो ये योजना है, ये काम करती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है किस मंत्री के अधीन? अभी वर्तमान में कौन केंद्रीय मंत्री हैं इस चीज के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो है वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ में जानते हैं। इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश भर में 17,000 क्रेचेज का निर्माण करना। 17,000 क्रेचेज का निर्माण करना। ठीक है, क्रेचेज क्यों बनाया जाता है, किसको बोलते हैं क्रेच जानते हैं? मेनली पालना को ही बोलते हैं क्रेचेज। वो स्थान जहाँ पे माता अपने बच्चे को छोड़ करके काम कर सकती है, जो ऑफिस पैलेस में होता है। 6 महीने से 6 साल के बच्चे को जो है केयर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जो वर्किंग वुमेन है उसके लिए जो है कार्यस्थल पे क्रेचेज का निर्माण किया जाएगा। एक ऐसे प्लेस का निर्माण किया जाएगा जहां माता जो है अपने बच्चे की देखभाल कर सके, पालने में छोड़ सके और अपने काम पे जा सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, जो महिला है उनको काम भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और बच्चे के भी देखभाल जो है साथ में होगी। इस कारण से 17,000 क्रेचेज का निर्माण जो है देश भर में किया जाएगा, नेशनल क्रेच जो स्कीम है उसके अंतर्गत। ठीक है, ये नेशनल क्रेच स्कीम जो है इस सब स्कीम है किसका? सामर्थ्य और मिशन शक्ति। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो मेन मिशन चल रहा है वो मिशन शक्ति। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और उसी का एक सब मिशन है सामर्थ्य। ठीक है, जिसके अंदर नेशनल क्रेच स्कीम 17,000 क्रेचेज का निर्माण करना है। ठीक है, पालना स्कीम में जानते हैं आंगनवाड़ी को भी जो है आंगनवाड़ी कम क्रेचेज के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री जानी गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब मिल करके जो है इस काम को पूरा करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो स्टार्टअप महाकुंभ का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से महाकुंभ में एक भीड़ उमड़ी थी, उसी तरह से इस महाकुंभ में जितने भी स्टार्टअप्स के क्षेत्र में लोग ये लगे हुए हैं वे सभी जो है यहाँ पे आए थे। तो कहाँ पे हुआ था ये? दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में भारत मंडपम में जो है इसका आयोजन किया गया था। किसका? स्टार्टअप महाकुंभ का। ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ का। किस जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए कौन थे? पीयूष गोयल साहब। ठीक है, पीयूष गोयल साहब थे। स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली के भारत मंडपम में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 3 अप्रैल से जो है ये शुरू था। यहाँ पे स्टार्टअप से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको एड्रेस किया गया, आने वाले फ्यूचर्स के लिए जो है ये सॉल्यूशन दिया गया। ठीक है, तो स्टार्टअप्स आप वर्तमान में देख लीजिए कि आखिर स्टार्टअप्स के पीछे सरकार, कंपनीज के पीछे क्यों लगी हुई है, सरकार स्वरोजगार को क्यों बढ़ावा दे रही है आज के टाइम में, और फिर भी जो है लोग हल्ला करते रहते हैं कि सरकार जो है बेरोजगारी पे ध्यान नहीं देती है, रोजगार नहीं देती है। तो आखिर क्या है रियलिटी, थोड़ा सा हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज को समझ गया। पीयूष गोयल साहब ने स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया कब? 3 अप्रैल को दिल्ली के भारत मंडपम के भीतर। ठीक है, पीयूष गोयल साहब जो है वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। ठीक है, और इनके जो इनका जो गाइडलाइंस था उसके अनुसार ही जो है ये हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है प्रोग्रेसिव इंडिया, विकसित भारत, उसको अलाइन करते हुए ये स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया है। अगर हम लोग डाटा की बात करें तो 2016 से अभी तक देश में 1,59,157 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। 1,59,157 स्टार्टअप्स है। ठीक है, जनवरी 15, 2025 तक का डाटा है। कब से कब तक?
2016 से 2025 तक के भीतर 1,59,157 स्टार्टअप्स बन चुके हैं। स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है? कंपनी एक डेवलप हो चुकी है, यानी कि इतने कंपनीज काम कर रही है और एक भी स्टार्टअप्स में कोई एक आदमी से तो चलेगा नहीं, ठीक है। वहां पे तो एक जितनी बड़ी स्टार्टअप्स होगी उतना बड़ा वर्कफोर्स भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है इतनी नई कंपनी जो है स्टार्टअप्स के फील्ड में 2016 से अब तक है, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि सर बीजेपी सरकार या वर्तमान में मोदी सरकार जो है बेरोजगारी पे ध्यान नहीं देती, रोजगार पे कुछ नहीं करती है, ठीक है। उनके दिमाग में जो है पार्टियों द्वारा एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कभी भी किसी कालखंड में जो है खत्म नहीं किया जा सकता। और जब विपक्षी पार्टियां या कोई ऐसी जो बाहर की जो शक्तियां होती है, जब किसी देश को किसी बात पे नहीं लड़वा सकती है, तब ये मुद्दा उठाती है महंगाई और बेरोजगारी का, ठीक है। जैसे तुर्की में हुआ, ठीक है, और भी देशों में हुआ। बस इसी मुद्दे के नाम पे आंदोलन हुआ और आंदोलन इतना विशाल हो गया कि वहां के सत्ता को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। क्योंकि किसी भी कालखंड में आप रोजगार को जो है 100% नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, देश के आजादी के बाद, देश के आजादी से लेकर के आज तक, ठीक है, 2025 तक आप कोई भी साल उल्टा करके देख लीजिए। जो मैं डाटा दे रहा हूं उस पर आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वर्तमान में यदि अगर हम रोजगार की बात करें, ठीक है, क्योंकि लोग के दिमाग में ये चीज फिट है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही होता है, तो सरकारी नौकरी का एक छोटा सा आंकड़ा मैं पेश करता हूं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय जो भारत सरकार की जो नौकरियां है उसमें कितने लोग वर्तमान में कार्यरत हैं, ठीक है। मोटामोटी मान लेते हैं 50 लाख, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आज के टाइम में 50 लाख जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और वो काम कर रहे हैं। पीछे आप कोई भी साल उल्टा के देख लीजिएगा, 50 लाख से कम मिलेगा, 50 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। सेना की अगर बात करें, ठीक है, सेना मान लेते हैं 18 लाख है, 20 लाख तक हम लोग सेना का काउंट कर लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेज जो भी है 20 लाख काउंट कर लेते हैं। PSU यानी जो भी सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, उसका हम लोग 20 लाख जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जो सरकारी बैंक है उसको भी भारत सरकार के अंतर्गत ही माना जाता है, तो हम लोग उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं 20 लाख बैंक कर्मी भी है, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। 1.10 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख इतनी नौकरियां भारत सरकार दे रही है। अब कहिएगा कि राज्य सरकार भी तो नौकरियां देती है, ठीक है। राज्य सरकार जो नौकरी देती है, ठीक है, एक बार देखते हैं इसके आंकड़े को भी। राज्य सरकार जो नौकरी देती है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको जोड़ लीजिएगा तो टोटल नौकरी जो है 1.5 करोड़ देती है, ठीक है। राज्य के माध्यम से कितनी नौकरियां मिल रही है? 1.5 करोड़, ठीक। भारत सरकार के माध्यम से कितनी नौकरियां मिल रही है? 1 करोड़ 10 लाख है, हम लोग 1.5 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के हुए 3 करोड़, ठीक है। यानी अगर आप नौकरी की बात करें और जो आप पहले से डिफाइन करके रख चुके हैं, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होता है, तो वर्तमान में भारत सरकार और राज्य सरकार सब मिला करके 3 करोड़ नौकरी दे रही है। 1 करोड़ और अपने मन से जोड़ लीजिए, 4 करोड़ नौकरी दे रही है। आप 70 साल में कभी भी आप किसी भी साल को उल्टा करके देख लीजिएगा, इस 3 करोड़ से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, 3 करोड़ से कम ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 40 लाख में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? 3 करोड़। रोजगार का मतलब सिर्फ हम सरकारी नौकरी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा ही समझते हैं। यानी कि हमेशा 137 करोड़ लोग जो है उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो जब भी कोई विपक्षी पार्टी ये कहती है कि सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है, तो जो नौकरी में है उससे कहीं अधिक जो है, जो नौकरी में नहीं है, वो आवाज उठाते हैं, हाँ बात सही है, सही कह रहा है ये पार्टी, ठीक है। जबकि भारत सरकार या राज्य सरकार नौकरी, सरकारी नौकरी कहां से देगी?
कोई जहां बैंक में एक आदमी की आवश्यकता है वहां 5 आदमी तो नहीं लगाएगी, जहां रेलवे में एक आदमी से ड्राइवर है वहां 4 ड्राइवर तो नहीं लगा देगी। ठीक है, तो भारत सरकार कभी भी 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ इससे मैक्सिमम नौकरी सरकार में नहीं दे सकती है, सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। सब स्टेट सेंट्रल सब मिल जाए तो भी। तो अब सरकार के पास ऑप्शन क्या रह जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप करना, लोन को आसान करना। ठीक है, और आज के टाइम में वर्तमान की जो सरकार है वो यही कर रही है, लोन को सस्ते कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब काम कर रही है। ठीक है, ताकि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सुबह जो है अपना सामान लेकर शहर आकर बेचकर शाम में वापस घर जा सके। इसलिए सरकार स्वरोजगार पे ज्यादा फोकस करती है, इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करती है, ताकि अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो है दिमाग से ये चीज हटा दीजिए कि सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी आज के टाइम में भी उतना ही है, बस आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सीट्स ही नहीं है, सीट्स बनाए भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन रह जाता है प्राइवेट सेक्टर्स या बिजनेस। ठीक है, इसलिए सरकार एक इकोसिस्टम बना रही है ताकि हर कोई जो है यहाँ पे काम कर सके। ठीक है, हर कोई का जो है इनकम बन सके। ठीक है, तो कभी भी जो है विपक्षी पार्टियों के झांसे में नहीं फंसना है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है कि सामने वाला क्या कर रहा है उसके फैक्ट को भी चेक करना है। ठीक है, वर्तमान में जो है ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ न्यायिक सहयोग जुडिशियल कॉपरेशन के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो भारत ने नेपाल के साथ, भारत और नेपाल ने जो है समझौता किया है एक दूसरे के साथ, किसके लिए? जुडिशियल कॉपरेशन के लिए। ठीक है, तो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है और नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों ने मिलकर के जो है एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, ताकि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है कि किस तरह से कोर्ट्स प्रोसीडिंग में टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है भारत सरकार, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, उसको, उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है नेपाल एडॉप्ट करे, कुछ सीखे। ठीक है, दोनों जो देश हैं एक दूसरे के साथ जो है नॉलेज शेयर करे। ठीक है, इसके लिए जो है एमओयू किया गया है। हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है, तो संजीव खन्ना साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, चलिए नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल आप मैप जानते ही हैं, नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपी चलता है, प्रेसिडेंट अभी रामचंद्र पौडेल है और प्राइम मिनिस्टर अभी केपी शर्मा ओली है। ठीक है, केपी शर्मा ओली वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सरकार ने वन स्टेट वन आरआरबी नीति कब से लागू करने की घोषणा की है? ठीक है, वन स्टेट वन आरआरबी का मतलब क्या हुआ कि एक राज्य में, ठीक है, एक राज्य में जो है एक ही आरआरबी होगी। ठीक है, एक राज्य में एक आरआरबी होगी, यानी कि रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो अक्सर जब आप शहर से दूर जाते हैं गांव की तरफ तो आपको दिखाई देता होगा, सेंट्रल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, पंजाब नेशनल ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। ठीक है, तो जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उन सब का काफी कई प्रकार के होते हैं। बिहार की ही अगर बात करें तो बिहार में 3 टाइप के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 3 अलग अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इसलिए सरकार ने ये योजना की है कि हम एक स्टेट में एक ही जो है आरआरबी को ये करेंगे, मान्यता देंगे। ठीक है, एक स्टेट में एक ही आरआरबी रहेगी, वन स्टेट वन आरआरबी। ठीक है, ये अनाउंसमेंट किया गया 1 मई 2025 से जो है ये प्रभावी हो जाएगा। अब जो अलग आरआरबी है क्या उसको मर्ज किया जाएगा, नहीं मर्ज किया जाएगा, वो फ्यूचर की बात है। आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ठीक है, तो 11 स्टेट्स जो है, 15 रीजनल रूरल बैंक्स है 11 स्टेट्स में। ठीक है, अलग अलग टाइप के बन जाते हैं। सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश में है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक की अगर बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो इसका गठन जो है 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, प्रथम बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। ठीक है, जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है सबका जो मेन ऑनर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 3 जो पार्टी जिसमें इन्वॉल्व होती है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा जो स्पॉन्सर बैंक है वो। ठीक है, तो मेन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो रेशियो किसी भी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में उसका जो हिस्सेदारी होता है 50% होता है।
स्पॉन्सर्ड बैंक का 35% होता है और जो राज्य सरकार होती है उसका 15% होता है। ठीक है, चलिए 2 अक्टूबर 1975 को इसका गठन किया गया था नरसिम्हा कमेटी के सिफारिश पे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए भारत ने हाल ही में इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है, इजराइल के साथ समझौता किया है। तो भारत के कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। और इजराइल का एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी मंत्री कौन है? तो मिस्टर एवी डिक्टर। ठीक है, मिस्टर एवी डिक्टर। तो दोनों ही देशों में जो अच्छी चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे इनहेंस करना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, इस सब से रिलेटेड जो है दोनों देशों में जो अच्छी चीज होगी दूसरा देश उसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर, इसके लिए जो है समझौता किया गया है दोनों देश के साथ। ठीक है, इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल को देख रहे हैं, कैपिटल जेरूसलम है, प्रेसिडेंट है इजैक हेरजोग, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महिलाओं की जल यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा कहां से शुरू हुई है? ठीक है, तो ये शुरू हुई है मुंबई से। ठीक है, इसका नाम याद रखना है समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, जो भी ट्राई सर्विस में यानी तीनों सर्विस में जो महिलाएं हैं ये कंप्लीटली महिलाओं द्वारा शुरू किया गया है ट्राई स्त्री शक्ति नारी नाविक अभियान के तहत। ठीक है, ये मुंबई से यहाँ से सेशल्स जाएगा और सेशल्स से जो है फिर वापस आएगा। ठीक है, ये जो अभियान है इसका नाम रखा गया है समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा याद रखना है इसको। ठीक है, सेशल्स से जाके वापस आएगा। सेशल्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे है। ठीक है, अफ्रीका यहाँ पे देख रहे हैं सेशल्स वगैरह। ठीक है, सेशल्स का कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी सेशल रुपीन, और वेवहेल राम कलावन जो है इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्लोबल रेडीनेस इंडेक्स फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो क्या है ये ग्लोबल इंडेक्स? ठीक है, किसके लिए? रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी अपकमिंग है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने में, उसको अडेप्ट करने में भारत कितने नंबर पे है? ठीक है, तो ये इस इंडेक्स के अनुसार भारत को 36 पोजीशन मिला है। ठीक है, पिछले 2022 की तुलना में भारत ने काफी एम्पावरमेंट किया है। ठीक है, इंडिया रैंक 36 आउट ऑफ 170 नेशन। ठीक है, 170 देशों में जो है भारत का स्थान 36वां है। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है अभी, अंकटाड की रिपोर्ट आई है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और रिपोर्ट जो आई है 2025 में अंकटाड के द्वारा। ठीक है, इसके हिसाब से जो है 36वां पोजीशन दिया गया। इसमें कई सारे मापदंड बनाए जाते हैं जिसके आधार पर जो है आकलन किया जाता है। 2022 में भारत का स्थान 48वां था। ठीक है, और अभी जो है कितना है? 36 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है ये चीज? एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि जैसे कि अब ई रिक्शा है। ठीक है, वर्तमान सरकार में जो है ई रिक्शा कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया और आज हम लोग देख 1 से 2 साल, जब ये लॉन्च हुआ 1 से 2 साल के भीतर ही पूरे भारत में छा गया और लगभग जो ट्रेडिशनल रिक्शा था उसको मार्केट से बाहर कर चुका है। वो भी चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ई रिक्शा आप अपने आसपास देख रहे होंगे, जिससे एक तो क्लाइमेट चेंज पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, जो कार्बन इमिशन वगैरह होता था उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा मिली और लोगों की आमदनी भी बढ़ी। ठीक है, स्वरोजगार के भी नए अवसर क्रिएट हुए इससे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में भारत कौन से स्थान पे है इससे ये पता चलता है। ठीक है, 36 पोजीशन पे है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? ठीक है, तो 2025 का पहला यूनिकॉर्न कंपनी जो है जस्पे बना है। जस्पे, ठीक है, ये क्या है? फिनटेक कंपनी की तरह काम करता है और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में जो है इसका अपना योगदान है। ठीक है, एक तरह का पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है एंटरप्राइजेज को। ठीक है, क्या है ये? पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है एंटरप्राइज को। ठीक है, यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? तो जिसका वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन से अधिक हो जाता है जिस कंपनी का, उसको हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। ठीक है,
2025 में भारत में 117 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स जो होते हैं यानी नई कंपनी जो शुरू होती है एज ए स्टार्टअप्स, वही ग्रो करते करते जो है जब उसका जो ट्रांजैक्शन है यानी वैल्यूएशन है $1 बिलियन से अधिक हो जाता है तो वह यूनिकॉर्न बन जाती है। और वर्तमान में 117 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। 2014 से पहले कोई नाम भी नहीं जानता होगा कि भारत में यूनिकॉर्न हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 117 हो चुके हैं पिछले 10-12 साल में। ये इकोसिस्टम तैयार किया गया है वर्तमान भारत सरकार के द्वारा। और आने वाले समय में आप देखिएगा बेरोजगारी की दर, जो बेरोजगारी लोग हल्ला करते हैं, बस दिमाग पे जो ये पट्टी लोगों ने चढ़ा रखी है, जो विपक्षी पार्टियों द्वारा चढ़ाया गया है, सिर्फ उसे उतारने की जरूरत है। वो उतरते ही दिख जाएगा भारत में किस युद्ध स्तर पे जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। और सब लोग के पास एक इकोसिस्टम बन गया है जहां अगर लोग अर्न करना चाहें, काम करना चाहें तो काम की कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय मैरीटाइम वरुण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो लास्ट में हम लोग जो है देखे थे नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को, उसी के उपलक्ष्य में अवार्ड्स भी दिए गए। ठीक है, राजेश उन्नी को जो है ये अवार्ड मिला है, कौन सा? वरुण, राष्ट्रीय मैरीटाइम वरुण पुरस्कार मिला है। ठीक है, यानी कि मैरीटाइम जानते हैं समुद्री ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में वरुण पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे बेहतर जो काम किया है सिनर्जी ग्रुप्स के जो है ऑनर है ये राजेश उन्नी, और इन्हीं को जो है ये अवार्ड दिया गया। सिनर्जी मैरिन ग्रुप्स के जो है ऑनर है ये राजेश उन्नी। ठीक है, इस कारण से इनको अवार्ड दिया गया है। आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस था शिपिंग सॉल्यूशन को लेकर के, मतलब परिवहन वगैरह समुद्री ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के इनका बेहतरीन वर्क था। हम लोग अभी जो है रिसेंटली 62वां नेशनल मैरीटाइम डे मनाए हैं 5 अप्रैल 2025 को। ठीक है, चलिए, वर्तमान में मंत्री कौन है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, कौन है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा 2025 का स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कौन कंपनी ऐसा है जिसने सबसे कम कार्बन इमिशन करके जो है प्रकृति को देखते हुए अपना काम किया है? ठीक है, तो वो टाटा स्टील है और लगातार 8वीं बार जो है इसको अवार्ड दिया गया है। कौन सा? स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन। ठीक है, स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन दिया गया है टाटा स्टील कंपनी को। ठीक है, इसका अवार्ड देने का अपना पैमाना होता है कि कितने मतलब प्रकृति को कितना कम से कम नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो किस संस्था के द्वारा दिया गया है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। 10 जुलाई 1967 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ठीक है, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन ब्राजील में हुआ है। ठीक है, कहां पे हुआ है? ब्राजील में हुआ है। और इंडिया में 6 मेडल्स जीते गए हैं जिसमें गोल्ड मेडल भी है। ठीक है, 6 मेडल्स जीते गए हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025 में। ठीक है, कहां पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। एक गोल्ड मिला है हितेश गुलिया को जो है एक गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू क्लिंच ए गोल्ड मेडल। ठीक है, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में हितेश गुलिया पहले बॉक्सर बन गए हैं जिनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, ब्राजील की अगर हम बात करते हैं, बार बार ब्राजील का जिक्र आ रहा है क्योंकि ब्रिक्स वगैरह से भी संबंधित है। ठीक है, तो ब्राजील कहां पे है? ये साउथ अमेरिका में आता है। लूला डी सिल्वा जो है प्रेसिडेंट है। ब्राजीलिया इसका कैपिटल है। पोर्तुगीज लैंग्वेज यहां पे बोला जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ब्राजील। सौर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो सौर दिवस जो है मनाया जाता है 9 अप्रैल को। ठीक है, 9 अप्रैल को मनाया जाता है सौर दिवस। और ये सीआरपीएफ वैल्यू डे भी है। ठीक है, सीआरपीएफ का वैल्यू डे भी है। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो फर्स्ट सिविल मिलिट्री विक्ट्री जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है इस दिन हुआ था
9 अप्रैल को, ठीक है, बडगाम एयरपोर्ट पे जो है पाकिस्तानी फोर्सेज से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में जब सीआरपीएफ उतरी थी, तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जो है 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वैल्यू डे या शौर्य दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ का वर्तमान में जो काम है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, यानी एयरपोर्ट्स हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया या गवर्नर हाउस हो गया, ठीक है। तो जितने भी इम्बिनेंट पर्सनैलिटीज है, जो भी प्रतिष्ठान है, उन सब की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ जो है वर्तमान में कार्यरत है। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 27 जुलाई 1939 को इसका फाउंडेशन हुआ था। मोटो क्या है? मोटो वर्ड है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनमोल 2.0 ऐप मातृ स्वास्थ्य के लिए लॉन्च किया है? ठीक है, तो देखिए प्रेगनेंसी के बाद जो है माँ और बच्चे दोनों की देखभाल बहुत ही आवश्यक होती है, और इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार ने जो है मॉनिटरिंग के लिए अनमोल 2.0 ऐप वेबसाइट ये सब लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि मदर केयर जो है, मैटरनल जो हेल्थ है उसका सही से मॉनिटरिंग हो सके। ठीक है, मैटरनल हेल्थ का सही से मॉनिटरिंग हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है अनमोल 2.0 ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की बात करें, कौन है अभी? तो ये है मोहन यादव जी। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है, और स्टेट बर्ड जो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है। ठीक है, चलिए 2 रिवीजन क्वेश्चन है, पीछे भी जो है हम लोग देख चुके हैं। ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन जो है ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स से संबंधित जितने भी मीटिंग्स होंगे इस बार वो ब्राजील में आयोजित होंगे। आप जानते हैं कि ब्रिक्स में जो है 10 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। ठीक है, 5 देश का नाम तो यहीं से जान लेंगे हम लोग, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 अन्य जो अभी जुड़े हैं, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई। ठीक है, तो इस बार जो अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है, तो सारे जो भी मीटिंग्स होंगे ब्रिक्स के वो ब्राजील में ही इस बार ब्रिक्स के होंगे। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य के पनरुति काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो जीआई टैग पनरुति काजू जो है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य 6 आइटम और हैं जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक किसी भी वस्तु के नाम में यदि जुड़ जाता है, किसी भी वस्तु को प्राप्त हो जाता है, तो उससे उसके उद्गम का पता चलता है। जैसे कि मिथिला पेंटिंग, कहीं पे भी अगर हम पेंटिंग बनाते हैं उस टाइप का, तो उसको मिथिला पेंटिंग करके ही बेचते हैं, कहते हैं, देते हैं। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है कहाँ पे उसका उद्गम हुआ है, तो मिथिला में उसका उद्गम हुआ है। तो पनरुति काजू किसी को भी देंगे तो क्या बोलेंगे? पनरुति में इसका उद्गम है। ठीक है, तो भौगोलिक संकेतक जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन की संस्था है, उसके द्वारा मिलता है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है तो ये पूछ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, वर्तमान में जो है कौन है? पीयूष गोयल साहब जो है वर्तमान में इसके मंत्री हैं। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। इसका जो पीडीएफ होगा हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।